Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी की किताबें तो मतलब एक तरह से नींव का पत्थर होती हैं, और आज हम राजनीति विज्ञान की किताब भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 3 यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व की गहराई में उतर रहे हैं। ये अध्याय हमारे लोकतंत्र की उस सबसे बुनियादी प्रक्रिया को समझाता है जिससे हम अपनी सरकारें चुनते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस चैप्टर को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि भारत का इलेक्शन सिस्टम असल में काम कैसे करता है, इसकी बारीकियां क्या हैं, और हाँ, यूपीएससी ने इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे हैं। इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ यूट्यूब पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप से जुड़ने पर भी ज़रूर विचार करें। आपका सहयोग ही हमें ऐसा कंटेंट लाते रहने की प्रेरणा देता है। चलिए तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है, ये तो हम जानते हैं, पर चुनाव कराने के तरीके वो अलग-अलग होते हैं। भारत में 2 सिस्टम की बहुत बात होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट या एफपीटीपी, और दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी पीआर। तो ये आखिर है क्या और इनमें फर्क क्या है? इसे समझने के लिए सबसे सही जगह है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन, और चुनाव वो तरीका है जिससे ये शासन हकीकत बनता है। अब बात करते हैं इन 2 प्रणालियों की। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या एफपीटीपी को समझने का सबसे आसान तरीका है एक दौड़ की कल्पना करना। मान लीजिए 10 लोग दौड़ रहे हैं। अब जो धावक फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले छूता है वही जीतता है, भले ही वो दूसरे वाले से सिर्फ 1 इंच ही आगे क्यों ना हो। अच्छा। बाकी 9 लोगों की मेहनत एक तरह से बेकार हो जाती है। ठीक इसी तरह एफपीटीपी में जिस उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र में बाकियों से सिर्फ 1 वोट भी ज्यादा मिल जाता है वो जीत जाता है, और जरूरी नहीं कि उसे कुल वोटों का 50% मिला हो। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर किसी सीट पर 10 उम्मीदवार हैं और जीतने वाले को सिर्फ 20% वोट मिले और बाकी 80% वोट दूसरे 9 उम्मीदवारों में बंट गए, तो भी वो 20% वाला जीत जाएगा? बिल्कुल, और इसका नतीजा कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चौंकाने वाला हो सकता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण हमें 1984 के लोकसभा चुनाव में मिला था। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में लगभग 48% वोट मिले थे। 48%, ठीक है। लेकिन उन्होंने 543 में से 415 सीटें यानी लगभग 80% सीटें जीत ली थीं। रुकिए, ये आंकड़ा तो मतलब ये तो लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व वाले सिद्धांत पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश के आधे से भी कम लोगों के वोट से एक पार्टी को संसद में 80% का कंट्रोल मिल गया, और बाकी 52% लोगों के वोट वो एक तरह से बेकार हो गए। आपकी बात बिल्कुल सही है। यही एफपीटीपी प्रणाली की सबसे बड़ी आलोचना है कि ये वोटों के प्रतिशत और सीटों के प्रतिशत के बीच एक बहुत बड़ा गैप पैदा कर सकती है। और इसी समस्या का समाधान है दूसरी प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या पीआर। तो फिर पीआर इस समस्या को कैसे सुलझाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये अनुपात पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए, अगर पूरे देश को एक ही चुनाव क्षेत्र मान लिया जाए और संसद में 100 सीटें हों, तो जिस पार्टी को 30% वोट मिलेंगे उसे सीधे सीधे 30 सीटें मिल जाएंगी। अच्छा, एकदम सीधा हिसाब। हाँ, जिसे 10% वोट मिलेंगे उसे 10 सीटें। ये वोटों को सीटों में बदलने का सबसे न्याय संगत तरीका है। इससे छोटी पार्टियों को भी उनकी वोट हिस्सेदारी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिल जाता है। और भारत में ये सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है? भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनावों में इसी प्रणाली के एक कॉम्प्लेक्स रूप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब पीआर प्रणाली ज्यादा न्याय संगत लगती है तो हमारे संविधान बनाने वालों ने लोकसभा जैसे इतने जरूरी चुनावों के लिए एफपीटीपी को क्यों चुना,
जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। बिल्कुल। और यहीं पर संविधान सभा की दूरदर्शिता और उनकी प्रैक्टिकल सोच दिखाई देती है। उनके सामने एक दुविधा थी। उन्होंने दो मुख्य कारणों से एफपीटीपी को चुना। पहला कारण था सरलता, सिंप्लिसिटी। जी। आजादी के समय देश की एक बहुत बड़ी आबादी साक्षर नहीं थी। एफपीटीपी प्रणाली वोटर्स के लिए समझने में बहुत आसान है। आपको बस अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे मुहर लगानी है। चुनाव अधिकारियों के लिए भी इसे लागू करना सरल था। पीआर की गिनती वो काफी जटिल होती है। और दूसरा कारण? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था स्थिरता, स्टेबिलिटी। संविधान निर्माता जानते थे कि पीआर प्रणाली में अक्सर किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, जिससे कई छोटी छोटी पार्टियों की मिली-जुली सरकारें बनती हैं जो अस्थिर हो सकती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट्स। जी जी। और उस नाजुक दौर में देश को एक स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत थी जो बड़े और कड़े फैसले ले सके। एफपीटीपी प्रणाली अक्सर एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत देती है, जिससे एक स्थायी सरकार बनती है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल समझौता था। मतलब संविधान बनाने वालों ने एक आदर्श लेकिन जटिल सिस्टम के बजाय एक काम चलाओ और सरल सिस्टम को चुना, ताकि लोकतंत्र की गाड़ी पहले पटरी पर तो आ सके। लेकिन एक सवाल है, क्या स्थिरता का ये तर्क आज भी उतना ही प्रासंगिक है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि गठबंधन सरकारें ज्यादा प्रातिनिधिक होती हैं, क्योंकि उनमें आम सहमति बनानी पड़ती है। क्या हम स्थिरता के नाम पर प्रतिनिधित्व से समझौता कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी बहस है और हम इस पर अंत में जरूर लौटेंगे, लेकिन पहले प्रतिनिधित्व के एक और पहलू को समझते हैं। बिल्कुल। तो हमने एक ऐसा सिस्टम चुना जो स्थिरता दे। अब ये सुनिश्चित करना था कि भारत जैसे विविधता भरे देश में समाज के सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर वर्गों को भी आवाज मिले। यहीं पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की बात आती है। सही कहा आपने। संविधान निर्माताओं को ये चिंता थी कि एक खुली चुनावी प्रतिस्पर्धा में जहां धन बल और सामाजिक दबदबे का असर होता है, वहां अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के सदस्य शायद ही चुनाव जीत पाएं। उनके लिए एक समान अवसर बनाना जरूरी था, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये व्यवस्था पृथक निर्वाचक मंडल से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये पॉइंट अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। पृथक निर्वाचक मंडल जो अंग्रेजों ने लागू किया था और हमारे संविधान के आरक्षण सिस्टम में क्या बुनियादी फर्क है? बुनियादी फर्क इरादे और तरीके का है। पृथक निर्वाचक मंडल में क्या था कि किसी समुदाय के उम्मीदवार को वोट भी सिर्फ उसी समुदाय के लोग दे सकते थे। जैसे मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोटर चुनते थे। बिल्कुल, इसने समाज को धार्मिक आधार पर बांटा और अलगाववाद को बढ़ावा दिया। इसके ठीक उलट हमारी आरक्षण व्यवस्था में किसी आरक्षित सीट से उम्मीदवार तो किसी खास समुदाय एससी या एसटी से होता है, पर उसे वोट उस क्षेत्र के सभी समुदायों के लोग देते हैं। अच्छा, तो वोटर सब होंगे? हाँ, इससे उम्मीदवार को अपने समुदाय के साथ साथ बाकी सभी का भी विश्वास जीतना पड़ता है, जो एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ये फैसला सरकार करने लगे कि कौन सी सीट आरक्षित होगी, तो वो तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी सीट को आरक्षित कर देगी। इस प्रक्रिया को राजनीतिक दखलंदाजी से बचाने के लिए क्या व्यवस्था है? आपका सवाल बिल्कुल सटीक है और इसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्वतंत्र संस्था बनाई गई है, परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसके फैसलों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ओह वाह! ही जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर यह तय करता है कि किस राज्य में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी और वो कौन-कौन सी सीटें होंगी जहां इन समुदायों की आबादी सबसे ज्यादा है। और मौजूदा आंकड़े क्या कहते हैं? लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं अभी? वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और ये संख्या उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर तय की गई है। प्रतिनिधित्व का ये विचार हमारे संविधान की नींव में है। चलिए यूपीएससी 2013 के एक सवाल को देखते हैं, जो हमें बताता है कि जिस संविधान सभा ने ये निर्णय लिए वो खुद कैसे बनी थी। बिल्कुल, 2013 के सिविल सेवा प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, और इसके 4 विकल्प थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। अच्छा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। जी,
इसका महत्व यह है कि यह दिखाता है कि हमारी संविधान सभा सीधे तौर पर, मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर, जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव का नतीजा थी और इसी निकाय ने भारत के लिए प्रतिनिधित्व के इतने महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्धांत गढ़े थे। तो हमने एक ऐसा सिस्टम चुना जो स्थिरता दे और ये भी पक्का किया कि सबसे कमजोर वर्गों को आवाज मिले। लेकिन ये सब तो कागज पर ही रह जाएगा अगर खेल के नियम तय करने वाला अंपायर ही निष्पक्ष न हो। तो हमारे लोकतंत्र का ये अंपायर कौन है और उसकी शक्तियां क्या हैं? बेहतरीन उपमा दी है आपने। लोकतंत्र का अंपायर, यह अंपायर है भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या ECI। इसकी स्वतंत्रता और शक्तियां सीधे भारत के संविधान से आती हैं, खास तौर पर अनुच्छेद 324 से। ये अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी शक्ति देता है। तो मतलब सारी पावर ECI के पास है? चुनाव से जुड़ी लगभग सारी। इसकी संरचना में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में खास प्रावधान है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल सुरक्षित होता है, उन्हें पद से हटाना उतना ही मुश्किल है जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। मतलब सरकार उन्हें अपनी मर्जी से नहीं हटा सकती? नहीं हटा सकती। और जमीनी स्तर पर इनकी शक्तियां कितनी व्यापक हैं? की घोषणा करते हैं, उसी पल से आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है। हाँ, ये तो हम सबने देखा है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, रातों रात शहर से मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की तस्वीरों वाले होर्डिंग गायब हो जाते हैं। सरकारी गाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल बंद हो जाता है। बिल्कुल, यही जमीनी स्तर पर निर्वाचन आयोग की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। वे पार्टियों को मान्यता देते हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं और गड़बड़ी होने पर किसी बूथ या पूरे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भी रद्द कर सकते हैं। एक शब्द जो हम बार बार सुनते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है और ये भारत के लिए इतना बड़ा कदम क्यों था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सरल सा मतलब है कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव के बिना देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है। ये आज हमें बहुत सामान्य लगता है ना, लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब ये एक क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि दुनिया के कई विकसित देशों ने भी अपने सभी नागरिकों, खासकर महिलाओं और गरीबों को वोट का अधिकार देने में दशकों बल्कि सदियां लगा दी थीं। भारत ने अपनी आज़ादी के पहले दिन से ही ये अधिकार सभी को दिया और ये हमारे लोकतंत्र की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। यहाँ एक और जरूरी तथ्य ये है कि 1989 तक भारत में वोट देने की उम्र 21 साल थी। अच्छा, पहले 21 थी? जी, जिसे 61वें संवैधानिक संशोधन के जरिए घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो इन सब का क्या मतलब है? सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं, एक स्वतंत्र आयोग भी है, तो क्या हमारी चुनाव प्रणाली एकदम परफेक्ट है या इसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और NCERT की किताब भी इन बहसों पर रोशनी डालती है। देखिए, कोई भी प्रणाली आदर्श नहीं होती और हमारी प्रणाली में भी कुछ चुनौतियां हैं जिन पर लगातार चुनावी सुधारों की बहस चलती रहती है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है चुनावों में धनबल का बढ़ता प्रभाव, मनी पावर। हाँ, चुनाव बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, जिससे ये डर पैदा होता है कि ईमानदार और काबिल लोग सिर्फ पैसे की कमी की वजह से राजनीति से बाहर रह जाते हैं। और राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा भी तो है। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी चिंता है। कई बार गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं बल्कि जीत भी जाते हैं। इस ट्रेंड को कैसे रोका जाए, ये एक बड़ी बहस का विषय है। लेकिन इसे रोकने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने होंगे। फिर भी ये समस्या ज्यों की त्यों क्यों बनी हुई है? क्या हमारे कानून में कोई कमी है या उसे लागू करने में? इसमें दोनों ही बातें हैं। कानून में अब भी ये कमी है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध न हो जाए, उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हाँ। और हमारी न्याय प्रक्रिया लंबी है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को भी इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि वे ऐसे लोगों को टिकट ही ना दें। और अंत में मतदाताओं को भी जागरूक होना होगा। इसके अलावा FPTP प्रणाली पर भी पुनर्विचार की मांग उठती रहती है, जैसा हमने शुरू में चर्चा की थी। कुछ लोगों का तर्क है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाने से मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकता है। और महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा,
वो तो सालों से लटका हुआ है। जी, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का मुद्दा तो दशकों से लंबित है। ये सभी बहुत जटिल मुद्दे हैं और यूपीएससी मेंस के नजरिए से इन पर एक संतुलित और तार्किक राय बनाना बहुत जरूरी है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि हमने भारत की चुनाव प्रणाली के 3 मुख्य स्तंभों को समझा। पहला, हमने फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली क्यों चुनी, जिसके पीछे सरलता और स्थिरता का व्यवहारिक विचार था। दूसरा, हमने देखा कि SC/ST के लिए आरक्षण के जरिए कैसे एक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश की गई, जो समाज को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। और तीसरा, हमने एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निर्वाचन आयोग की भूमिका को जाना, जो इस पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष अंपायर है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए वही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा जो हमारी बातचीत के बीच में उठा था। संविधान सभा ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्थिरता के लिए FPTP को चुना था। आज आजादी के 75 वर्षों बाद, जब भारत की साक्षरता और राजनीतिक जागरूकता का स्तर बहुत बढ़ गया है, क्या अब समय आ गया है कि हम स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की जगह ज्यादा प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन को प्राथमिकता दें? क्या FPTP और PR का कोई मिला-जुला कोई हाइब्रिड मॉडल न्यू इंडिया की आकांक्षाओं के लिए बेहतर हो सकता है? इस पर सोचिएगा। एक बेहतरीन सवाल। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपकी UPSC की तैयारी में मददगार साबित होगा। ऐसी ही और गहन चर्चाओं के लिए सिंप्लीफाइड UPSC by PPP को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे काम को समर्थन देने के लिए मेंबरशिप प्रोग्राम से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.